हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब में चैनल में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा है विकास से और वृद्धि से, और ये है बुद्धि के सिद्धांत। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड। बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य में करती है। द्वितीय कारक बुद्धि। इस कारक की स्पेयरमैन के द्वारा दिए गए थे। द्वितीय कारक सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो तत्व हैं सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। सम्मान हर किसी में अलग अलग। दूसरा विशिष्ट बुद्धि तत्व है ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन द्वारा किया गया था। सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं की मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि अलग अलग दिशाओं में होती है। पहला है शाब्दिक भाषा बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों का और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है उसे विकास वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणित बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। ये व्यक्ति में इनका विकास अधिक से होते हुए बैंक कॉन्ट्रैक्टर ये सारे लोग बनते हैं। तीसरा है अस्थायी बुद्धि। अमूर्तता के आधार पर मानसिक छवि बनता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अमूर्त बुद्धि, पत्रकार आदि बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि। शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है अभिनेत्री, अभिनेता आदि बनते हैं शारीरिक गति में। पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होते हुए संगीत के माध्यम में बनते हैं। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के लिए पता चलता है, इंटरेक्ट पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होते हुए नेता, सामाजिककर्ता आदि बनते हैं। आठवां अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट होते हैं। व्यक्तियों के इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आठवां प्राकृतिकवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रक्रिया के नज़दीक होते हैं। इन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो किसान आदि बनते हैं। नौवां है अस्तित्ववादी सिद्धांत। इस बुद्धि के व्यक्तियों हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि दुनिया में क्या
क्यों आए भगवान कैसा? जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वे साधु संत होते हैं। लोचना, क्योंकि इनमें अलग अलग इंटरेस्ट को माप नहीं सकते। त्रिआमी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत के बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता मुख्य रूप से 3 तत्वों में निर्मित है। वस्तु है, सक्रिय तथा उत्पादन। त्रिटकी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किया था। स्टेनर वर्ग के बुद्धि के 3 में बांटा गया है। अनुभवात्मक बुद्धि, अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अनुभवों के आधार पर होती व्यक्ति के अनुभव से कुछ नई खोज करता, अपने अनुभव से कुछ नया इंटरेक्ट करता है। घटित बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत अधिक सोचते लेते अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदर्भिक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति के इसमें सूचना का एक ढंग से उपयोग करके साफ हो जाते हैं जिसके अधिक से अधिक लाभ हो। व्यक्ति के पर्यावरण के साथ समायोजन कर रखते हैं और व्यक्ति को होते हैं। अधिगम, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक परिस्थिति में सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ये सीखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है। सीखने में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल के ज्ञान में अर्जन करना, अधिक बल देना। सार्थक अधिगम की समस्या में विधिक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अधिगम के सार्थक और प्रभावी होते हैं अगर वह मुख्य निर्देशी होते हैं। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के करके सीखता है। दृष्टिकोण बेहतर अधिगम के विद्यालय के सामाजिक अवसर सहभागिता है। सार्थक अधिगम विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान प्रक्रिया के शामिल हैं। अधिगम वर्क, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम से ग्राफ रेखा प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम के न्यूनतम या अधिकतम शून्य स्थिति वाक्य की जाती है। अधिगम के वक्र 4 होते हैं। सरल रेखा वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा उन्नत वक्र, इसमें सीखने की गति शुरू से तेज होती है और उच्चतम बुद्धि बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। नतोदर अधिगम, इसमें शुरू में सीखने की अधिगम विधि हो जाती है, इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और उच्च स्तर पर की ओर बढ़ती है। मिश्रण अधिगम, इस शुरू से अधिगम गति में तेजी से धीमी और अंतर होती है। अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरफ से सक्रिय होती है। वक्रों नतोदर अधिगम वक्र के मिलजुल का रूप है। अधिगम के पठन,
अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी इसे ना तो हम उन्नति होते हैं और ना ही अनुमति। अधिगम का पठार से अधिगम की गति 0 होती है। शिक्षण के सत्र, शिक्षण के सत्र को 3 सत्रों में बांटा गया है। स्मृति सत्र हर्बर्टन ने दिया था। इस सत्र में बच्चे के रटने की प्रक्रिया बल दिया। ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला सत्र है। इस सत्र के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ये छोटी कक्षाओं के लिए है। दूसरा समझ बोध सत्र, ये मोरिसन ने दिया था। स्मृति सत्र की कुछ ऊंचाइयां होती हैं। इस सत्र में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया। इस सत्र में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, नियम या सिद्धांत बताने जाते हैं, इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चे उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। चिंतन सत्र, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा सत्र माना जाता है। सत्र में बच्चों को अपने मानसिक शक्तियों के विकास को पूर्ण अवसर प्राप्त करते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्रता रूप से इस चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों को कौशल विकास किया जाता है। संपटरा कौशल, पुनर्बल कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, पाठ्य योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कक्षा पाठ्य योजना बनाने का टीचर क्लास में आकार बढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिवर्ज करेगा। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना में 12 मिनट, पुनः शिक्षण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, कुल 36 मिनट होते हैं। सॉरी 36 मिनट होते हैं। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने का कौशल काम प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कारक चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण प्रकार के कौशल के प्रकार, स्थानांतरण धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव, स्थान, प्रशिक्षण, नई बातों की खोज करने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने में ज्ञान, योग्य अथवा अनुभव अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है, इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। हिंदी भाषा के ज्ञान संस्कृत भाषा सिखाने में सहायता प्रदान करने के उदाहरण के द्वारा स्थानांतरण कहलाएगा। श्रेणिक स्थानांतरण किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्य अथवा अनुभव जब दूसरे को कार्य
कार्य करने में घातक होता है। तो जब सीखने का श्रेय स्थानांतरण कहा जाता है। तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सा की सलाह देने के बजाय धीमी चलने में बाधक होता है। इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। शून्य स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव या ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, तो वह पर अधिक का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। शैक्षिक स्थानांतरण जब किसी सत्र में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण की उपयोग व्यक्ति के दावा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति किया जाता है, जो तो इसे सीखने के का क्षैतिक स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जी घटना में प्रश्नों को हल करने का अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। अधिगम अक्षमता अधिगम में अक्षमता सीखने की क्षमता योग्यता के कमी को अधिक अक्षमता कहती है। 4 अवस्था होती हैं। पढ़ने के संबंधी में कठिनाई, लिखने के संबंधी में कठिनाई, गणितगत संबंधी समस्या, भ्रम वाली स्थिति, बोलने से संबंधित विकार, शारीरिक कौशल से संबंधित, तनाव से संबंधित। ADHD इसमें बच्चे एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। संलीनता, आत्मकेंद्रित, दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार कहलाते हैं। यदि दिव्यांग सामाजिक संचार चुनौतियों का कारण बनता है। RPWT 2016 1995 के स्थान पर 2016 लाया गया। पीडियाट्रिक एक्टिंग 7 प्रकार के विकलांग 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांग प्रकार के जोड़ों की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाए गए युक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मान और भेदभाव। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर साल 5 साल में सर्वे करना। बुक्स टीएल में आदि का उपलब्ध कराना। गम और गतिमान अक्षमता ये सक्षम शारीरिक अक्षमता या तरीके से नहीं चलना से संबंधित होता है। ये चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु पकड़ने की अक्षमता है। थॉर्नडाइक्स त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एक त्रुटि का सिद्धांत दिया। सोचते थे कि अगर किसी की चेतना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वो जब बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयोग थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली को रख दिया। पिंजरे में लार्वा लगा होता है। लीवर लगाओ जिससे कि पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे झटपटी है, इधर उधर घूमती और अचानक उसे लीवर पर पड़ता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत
मछली तक पहुंच जाती है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। यह प्रयोग सिद्धांत में यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे, त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। थंडाई के दो नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। प्राथमिक नियम, अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी का काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तत्परता का नियम, यह नियम किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। प्रभाव का नियम, ये नियम बताता है कि हम यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि हम सीखने का संतोषजनक नहीं होता है तो थंडाइक ने ये इस नियम में पुस्तक और दंड में को महत्व दिया। गौड़ नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रक्रिया का प्रयास करते हैं तथा उनके बाद उन कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। आसांख्यिक क्रिया का नियम, इसके अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके तो अधिक सक्रिय सरल हो जाता है। आत्मीकरण का नियम, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इसे अधिक सुगमन और सरल हो जाते हैं। मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम हमें यह बताया है कि हम किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर वो तो उस काम को कर सकते हैं। साहचर्य का नियम, इस नियम का प्रयास से पहले कई क्रियाएं अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार होती हैं। बच्चे के इरोन इसके सीखने के बच्चे में समझने का काम करने का, ये सारे अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में दूसरों को व्यवहार को देखते सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इसके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवलोकनात्मक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इनमें से इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई, प्यार, समाज और हिंसा। बंडूरा के कंटिन्यू और अवधान, धारणा, पुनर्उत्पत्ति, प्रेरणा। पॉलो के सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। पॉलो के यह रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी को उत्तेजना अगर कोई सिग्नल निर्धारित हो दे तो उसे समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ेगा। पॉलो ने एक कुत्ते का प्रयोग किया। पॉलो ने
पॉलो ने कुत्ते को पर नियम उन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रख दिया। अब उसने उससे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने शुरू हो जाते हैं। कुत्ते को खाना देते हैं, साथ ही खाना खाने से पहले वह घंटी बजा देते हैं। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजी तभी खाना मिलेगा। अब वैसे ही घंटी बजती है थी तो कुत्ते को मुंह में लार टपकना शुरू हो जाता, उत्तेजना बढ़ने लगता था। घंटी कर रही थी। इस तरह से कुत्ते की घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता। उद्दीपन सम्मानीकरण। जब व्यक्ति यूनिटिकल क्रिया सीख लेते हैं तो उन्हें उद्दीपन मिलता। मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति अलग अलग घटिया की आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। विलोपन। घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाता है। विभेद। इसमें व्यक्ति के बीच का अंतर होता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बाद कुत्ता यह पहचान जाता है किसी घंटी की आवाज़ आ रही है। BNF स्किनर के अनुभव सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BN स्किनर ने द्वारा है। BF स्किनर के सबसे अधिक अनुक्रियक जोर दिया, रिसर्च पर जोर दिया, इसलिए इसे सबसे प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। BF स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा दिया, उसमें छिद्र था। जब लीवर दबा तब खाना आ जाता। इस छिद्र के द्वारा उन्हें चूहे में भूख लगने और इधर उधर घूमने में अचानक उसका पैर पड़ा। वैसे ही प्रेरणा भी है। अनुक्रिया होती है जब बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बल मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया करना लक्ष्य तक पहुँचने की क्रिया तीव्र होती है। सीखने का अनुक्रिया पुनर्बलन विधेयत होता है। पुनर्बलन उद्दीपन के अनुसार संभावना बढ़ जाती है और पुनर्बलन कहलाता है। जैसे जैसे पेपर पास करने पर पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। बहुत बड़ा है फ्रेंड, शॉर्टकट में हुए 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक में भोजन पानी नौकरी प्रसाद और नकारात्मक दंड देना। प्राणियों को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी की याद दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन की सूची। सतत पुनर्बलन अनुसूचित। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। प्रत्येक सवाल हल करने की बच्चे की तारीफ करना। आसांख्यिक पुनर्बलन। इसमें हर पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रिया के लिए दिया जाता। सभी सवाल की जगह सिर्फ कुछ है। मनोसामाजिक सिद्धांत। फ्रेंड एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत ने ये अपने जीवन की 8 अवस्थाओं से गुजरे हैं। पहला विश्वास बनाम अविश्वास। ये है 2 वर्ष। जिन बच्चों को माता पिता प्यार आदि मिलता है उन्हें विश्वास भाव का विकास होता है। दूसरे तरफ जिन बच्चों में माता पिता का प्यार नहीं मिलता उन्हें रोना बिलखना शुरू होगा। इससे बच्चों को अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। स्वार्थ बनाम शर्म लज्जा।
ये 2 से 3 वर्ष का होता है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है विश्वास बनाम सर्वनाश। ये 2 से 3 वर्ष का होता है। स्वयंता अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना आदि पसंद करने लगते हैं तो दूसरे में निर्भरता नहीं चाहते हैं। दूसरी बहु ही सख्य माता पिता में करना दंड देते हैं। बच्चे अपने अंदर शक का अनुभव करते हैं। तीसरा है पहल बनाम दोष। ये 3 से 6 वर्ष का होता है। जब बच्चे समझने की क्षमता थोड़ा विकास होता है, उनमें से जिज्ञासा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुक होने के बजाय वे पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, तो उसे दंड देते हैं, तो वो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता। ये 6 से 12 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्या अवस्था भी इसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चा माँ बाप हर काम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया, उसे बच्चे की कम करने की क्षमता है, तो वह उस काम को नहीं कर पाता है, इसीलिए उसमें हीनता अनु शुरू हो जाती है। फ्रेंड एक बार इसे रोकिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5वां है पौन बनाम भ्रमता। ये 12 से 18 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण नहीं होते हैं तो आत्मीयता बनाम लगाव। 18 से 35 वर्ष पूर्व अवस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर आत्मीयता करते हैं। फ्रेंड एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप लोग रोक के। 7वां है जनांतों बनाम स्थिरता। ये 35 से 65 वर्ष की होती है। मध्य व्यवसायक अवस्था। जन्नात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा दूसरे का भला करने की सोच। दूसरी तरफ जब लोगों में सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। संपूर्ण बनाम निराशा। 65 से ऊपर प्रौढ़ावस्था। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छा पूर्ण हो चुकी होती है। वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों की याद करता है। उनकी सफलता हुई कितनी असफलता हुई, यदि इसकी सफलता ज़्यादा मिलती तो उसे संपूर्ण कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसे निराशा कहते हैं। फ्रेंड एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा रोक के, बहुत बड़ा है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है तो वैसे ही वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्ट्रीब्यूट बनाते हैं। पियाजे के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अनन्य वैज्ञानिक हैं। संसार में सिद्धांत की रचना की। इन्होंने अलग अलग प्रकार बताया है। अनुकूलन। पहला है अनुकूलन। वर्तमान के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। दो प्रक्रिया होती हैं। आत्मसंस्करण। पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात कहलाता है। समायोजक। दूसरा समायोजन। पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करने वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। समाध्यक संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसंस्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन का कायम करता है। स्कीमा।
मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हुए उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है तो उसे सिकामा कहते हैं। मानव शिशु में सिकामा प्रवृत्ति प्रक्रिया जन्म जाता है। संगठनात्मक पियाजे सिद्धांत के संज्ञानात्मक प्राणी के सक्रिय को पुनर्व्यवस्थित करना उन्हें सक्रियात्मक जोड़ने का संगठन। पियाजे के सिद्धांत के 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है संवेदिक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें वस्तुत्व होते हैं, गुण ज्ञान, यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं, पीछे हुए वस्तु को भी ढूंढ लेते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, दो से 7 वर्ष, ये सक्रिय करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा आमने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। फिर इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, रोक के 2 मिनट की, बहुत बड़ा है। जीवादा और अहंकेंद्री, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अहंकेंद्री, जब बच्चा सोचना शुरू करता है, वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। पलटवाली, बच्चा संख्या, समस्या आदि का उल्टा पुल्टा नहीं सीखता है। मुद्रा को दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण करना, योग्यता कमी की अवस्था में होती है। कमी, केंद्रीय, इसमें किसी वस्तु को केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना पाना, प्रक्रिया को। संरक्षण, क्रमबद्धता। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में पलटवावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता है। अगनात्मक तर्कड़ा, ये भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित हो तर्क करना लगता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 से 15 वर्ष तक, और मूत्र सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चा अमूर्त करने लगता है। निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पिज्जा के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को परिवर्तनशील बताया है, अपरिवर्तनशील। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था को क्षमता के अधिक सीखता है। लॉरेंस का नैतिक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता सिद्धांत के नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवर्तन से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिक दुविधा, सही गलत के बारे में ना तो लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। इसको पढ़े जाए। नैतिक तर्क,
गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंसा या चोरी को चुनना, नैतिक तर्कण है। कोहलबर्ग ने नैतिक के लैंग्वेज बताया। पहला है प्राक रुगति नैतिकता का सिद्धांत, 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था को नैतिक तर्क दूसरे लोगों के नाम को जानते हैं। ये 2 भागों में बांटा है। दंड एवं ज्ञान पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा ज्ञान पालन आधारित है। हिंसा ने चोरी की तो बच्चे को ने सोच की जगह चोरी करे तो इससे सजा मिलती है। संधानात्मक अपेक्षा का उन्मुखता। इस अवस्था जैसे को तैसे भी कहा जाता है। व्यक्ति इसमें जैसा है। कोई भी उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत। 10 से 13 वर्ष का इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मान को अपने अंदर समावेशी करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की मुख्यता दूसरों के साथ भला बने, अनुमोदय अर्जित करना, कानून व्यवस्था। इसमें बच्चा कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावनाओं को विकसित करना, क्योंकि उसके पास कंटिन्यू और इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसे भी 2 अवस्था होती हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अनुमोदन। फ्रेंड इसे एक बार आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना के कैरोलोगिन ने की थी। इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत। फिर वाइगोस्की को रोक एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसे एक बार वाइगोस्की को एक बार आप लोग रुक के पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। भाषा पर इनके विचार हैं, एक बार इसे भी आप लोग रुक के पढ़ लीजिएगा। नोम चॉम्स्की भाषा के विकास का सिद्धांत, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने सार्वभौमिक विकरण बताया। चॉम्स्की ने 2 भाषा दिया है, सतही संरचना, गहरी संरचना। बेंजामिन ब्लूम ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष में ज्ञान पक्ष। एक बार आप लोग इसे रोक लीजिए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्य, ये सारे होते हैं। भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, बाल केंद्रीय शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। एक बार आप लोग इसे रोक के पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डेवी ने शिक्षा को ध्रुवीय प्रणाली बताया। टीचर, बालक, पाठ्यक्रम। एक बार आप लोग इसे रोक के पढ़ लीजिएगा। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत। इन्होंने चेतना, मन, अदृश्य चेतना, अचेतना, इदम, अहम, परम हम, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में पूछे जाते। फिर इसे एक बार आप लोग रोक के देख लीजिएगा।
कुसुम योजना के तत्व। सुरक्षित युक्तियाँ। तर्क संहिता, दमन, क्षतिपूर्ति, आत्मीकरण, प्रतिस्थापिता। आकलन, मूल्यांकन। ये दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर इसे एक बार आप लोग रोक के देख लीजिएगा। पोर्टफोलियो। शिक्षण की विधियाँ। समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से क्वालिटी करना, समस्या का समाधान, समस्या का व्यवहारिक योग्यता। आगमन विधियाँ। निगमन विधियाँ। प्रोजेक्ट विधियाँ। प्रत्यक्ष विधियाँ। विश्लेषण विधियाँ, संश्लेषण विधियाँ। अनुकरण विधियाँ, व्याख्या विधियाँ। समाजीकरण। समाजीकरण कई प्रकार के होते हैं। समाजीकरण की इकाई अनुवांशिक, अनुवांशिक और अनुवांशिक वातावरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण। मन मानचित्र। संवेग। संवेग के प्रकार। पलायन, भय, युक्ति, क्रोध, निर्वृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, सुरक्षा, शरणागति, विषाद, रचनात्मक, संरचनात्मक। ये सारे फ्रेंड एक बार देख लीजिए आप लोग। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। ये आंतरिक प्रेरणा है और ये बाह्य प्रेरणा है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मैस्लो के अनुसार 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं। अभिप्रेरणा के चक्र। निदानात्मक उपचार। भाषा के चिंतन। भाषा विकास के सिद्धांत। चिंतन। चिंतन के प्रकार। अवसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के समान प्रकार। अधिगम, शिक्षा का अधिगम। धारा 12 के 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीबी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? 25%। धारा 13 के प्रति व्यक्तियों को फीस लेने निःशुल्क 10% गुना जुर्माना देना पड़ेगा। 14 के, धारा 15 के, धारा 16 के, धारा 17 के, धारा 24 के, 27 के। फ्रेंड एक बार इसे आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, बड़ा है, बहुत बड़ा है।
NCF 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। NCF 2005 में 5 विधियों को जोड़ दिया करके सीखना, निरीक्षण विधियाँ, परीक्षण विधियाँ, सामूहिक विधियाँ, मिश्रित विधियाँ। 2020। दृश्य सहायक सामग्री श्याम पटरा, फ्लैट बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, इंसाइपेटिक पत्रिकाएँ, ग्लोबल। सिर्फ दृश्य सामग्री, टीवी, कंप्यूटर, नाटक। NCERT के अनुसार यहाँ फ्रेंड लास्ट है। फ्रेंड ऐसे भी हम लोग संस्कृत के हैं, हिंदी के और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड। जो भी फ्रेंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, वीडियो को शेयर करिएगा।